क्या आपने वो रातें काटी हैं जब आपकी आंखें तो बंद होती हैं लेकिन दिमाग में हलचल चल रही होती है? और सबसे तकलीफ दे तो ये होता है कि ये हलचल जिसकी वजह से है, वो बात, वो इंसान, वो गलती, वो बीता हुआ लम्हा अब आपकी जिंदगी में नहीं है, लेकिन अभी भी आपके मन में उसके लिए हलचल हो रही है। हम सब ने कभी ना कभी किसी चीज को पकड़ कर रखा है, किसी रिश्ते को, किसी उम्मीद को, किसी गलत फैसले को, यहाँ तक कि खुद को भी। और ये पकड़ इतनी मजबूत होती है कि वो हमें ही तोड़ देती है। दिल कहता है शायद एक और मौका मिल जाए, शायद वो बदल जाए, शायद मैं ही गलत हूँ। और इसी शायद में हम अपना सुकून, अपनी शांति, अपनी पहचान तक खो देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हम जितना पकड़ते हैं उतना ही हम डूबते जाते हैं, उतना ही हम टूटते जाते हैं। तैरते हुए कभी आपने नोटिस किया है, अगर आप अपने हाथ पैर मारते रहो, डर के मारे जकड़े रहो तो आप डूबने लगते हो। लेकिन अगर आप खुद को ढीला छोड़ दो, समर्पण कर दो, तो आप ऊपर आ जाते हो, तैरने लगते हो। यही है द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। छोड़ देने की, समर्पण करने की, खुद पर भरोसा रखने की कला। राइटर निक ट्रेंटन ने अपनी इस किताब में दुनिया भर के लाखों लोगों को बताया है कि छोड़ना कोई हार नहीं है, ये खुद पर किया गया विश्वास है, ये समझदारी है, ये आपकी साहस है, क्षतिपूर्ति है। ये किताब हमें बताती है कि जब हम अपने बीते हुए कल को पकड़े रहते हैं तो हम आज की ताकत और आने वाले कल के उजाले को खोते रहते हैं। हम सोचते रहते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया, या उसने ऐसा क्यों किया, क्यों मैं ही हमेशा चोट खाता हूँ, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है। लेकिन इन सवालों का कोई अंत नहीं है और जवाब हमें कभी मिलते ही नहीं हैं। इसलिए हमें जवाब नहीं, आज़ादी चाहिए। और वो आज़ादी हमें तब मिलती है जब हम छोड़ना सीख लेते हैं। छोड़ने का मतलब भूल जाना नहीं है। छोड़ना मतलब है अपने दिल को ये आदेश देना कि अब वो और नहीं टूटेगा। अपने मन को ये कह देना कि अब वो और कैदी बनकर नहीं रहेगा। अपनी आत्मा को ये भरोसा दिलाना कि उसके अंदर इतनी शक्ति है कि वो किसी के बगैर भी मुस्कुराना जानती है। यदि हम किसी चीज़ को पकड़ कर बैठे होते हैं तो हमारे दिमाग में बार बार वही चीज़ें चलती रहती हैं। उसी एक बात को लेकर हम हजार बार रिप्ले करते रहते हैं, जैसे कोई टूटा हुआ रिकॉर्ड जो हर बार इस जगह पर अटक जाता है कि काश ऐसा ना हुआ होता। क्या होगा अगर वो ऐसा सोच रहा होगा? क्या मैं वाकई में अच्छा हूँ? इन सवालों में कोई दम नहीं है, लेकिन ये सवाल हमें जकड़े रहते हैं, हमें परेशान करते रहते हैं। ये हमारी रातों की नींद और दिल की शांति, चेहरे की मुस्कान, सब कुछ गायब कर देते हैं। और इसे ही कहते हैं ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग दिमाग की जेल होती है, ऐसी जेल जिसकी सलाखें बाहर से नहीं, अंदर से बनी होती हैं। ऐसी जेल जिसमें आप ही कैदी हैं और आप ही जेलर हैं। आप ही वो हैं जो खुद को हर रोज सजा देते हैं उन बातों के लिए जो हो चुकी हैं, उन चीज़ों के लिए जो आपके हाथ में अब नहीं हैं, और उन लोगों के लिए जो अब आपकी ज़िंदगी से दूर जा चुके हैं। निक ट्रेंटन इस बिंदु को बहुत ही खूबसूरती से समझाते हैं। ओवर थिंकिंग हमारे अंदर का एक इल्यूजन है। हम सोचते हैं कि हम जितना ज़्यादा सोचेंगे उतना बेहतर फैसला लेंगे, कुछ नया समझ पाएंगे। पर सच्चाई तो ये है कि ओवर थिंकिंग सोच नहीं, सेल्फ टॉर्चर है। ये वो आवाज़ है जो हर बार कहती है तू काफ़ी नहीं है, तू गलत है, अब कुछ नहीं बदलेगा। और फिर हम उसी गड्ढे में गिरते जाते हैं। हम जैसे ज़्यादातर लोग हर दिन जिंदगी जीने से ज़्यादा अपने दिमाग के रिप्ले रूप में ही रहते हैं। हमें लगता है अगर मैं उस दिन थोड़ा अलग बोलता, अगर मैं उसे माफ कर देता, अगर मैं अपनी नौकरी नहीं छोड़ता। ये सब हाइपोथेटिकल्स जो न कभी होंगे न हो सकते हैं, पर फिर भी हमारी नींद, हमारा सुकून छीन लेते हैं। ट्रेंटन कहते हैं कि ओवर थिंकिंग तब पैदा होती है जब हम क्लैरिटी की तलाश में डर को ज़्यादा जगह दे देते हैं। हम सोचते हैं कि जितना सोचेंगे उतना कंट्रोल मिलेगा, लेकिन वास्तव में हम कंट्रोल खोते जाते हैं। और सबसे बुरी बात यह होती है कि ये सब एक इनविजिबल साइकिल बन जाता है। आप थक जाते हो लेकिन रुक नहीं पाते हो, क्योंकि दिमाग की ये जेल आपको आरामदायक लगने लगती है। कम से कम ये जाना पहचानना तो है।
लेकिन यहाँ आपको ये जानना होगा कि इससे निकला कैसे जाए। तो इससे निकलने का पहला दरवाज़ा है अवेयरनेस, यानी कि जागरूकता। अवेयरनेस का मतलब है खुद की थिंकिंग को ऑब्जर्व करना, जज करना नहीं। जैसे किसी फिल्म को देख रहे हैं तो सिर्फ फिल्म देखिए, उस पर रिएक्ट मत कीजिए। यही अवेयरनेस धीरे धीरे उस इनविजिबल झील की एक एक ईंट गिराने लगती है। ओवर थिंकिंग पर जीत पाने का दूसरा हथियार है प्रेजेंट, यानी वर्तमान में रहना। लेखक का ये मैसेज क्लियर है कि आपका दिमाग एक अद्भुत टूल है, पर वो मालिक नहीं है, मालिक आप हो। और जब आप ये तय करते हो कि अब बहुत हुआ, अब मैं खुद को टॉर्चर नहीं करूंगा, तब आप इस जेल की चाबी अपने हाथ में ले लेते हो। आपको याद रखना होगा कि सोच की आदतें एक दिन में नहीं बदलती और एक दिन में जाएंगी भी नहीं, लेकिन हर बार जब आप खुद को रोकते हो, रीडायरेक्ट करते हो, तब आप उस आदत को कमजोर करते हो। ये एक प्रैक्टिस है, ठीक वैसे ही जैसे आप जिम में रोज वर्कआउट करते हो, फिर कई दिनों बाद आपको परिणाम दिखाई देता है। वैसे ही ये एक माइंड जिम है, और यहाँ पर आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। सबसे जरूरी बात, आप अकेले नहीं हो। दुनिया के करोड़ों लोग इसी दर्द में जी रहे हैं, बस बोलते नहीं हैं। लेकिन अगर आप ये सुन रहे हो, महसूस कर पा रहे हो कि ये आपकी सच्चाई है, तो समझो बदलाव शुरू हो गया है। हम इंसान हैं, लेकिन हम खुद से मशीन जैसा बर्ताव करते हैं। हर चीज़ परफेक्ट चाहिए, हर जवाब सही चाहिए, हर रिश्ता स्मूथ चलना चाहिए। और अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए तो हमारा दिमाग परेशान हो जाता है। हमने क्या गलती कर दी, ऐसा कैसे हो गया, ये मेरे कंट्रोल में क्यों नहीं है। और यहीं से शुरू होती है हमारी खुद से जंग। हमें ऐसा लगता है कि अगर सब कुछ कंट्रोल में रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे, लेकिन लेखक कहते हैं कि ये कंट्रोल की भूख असल में डर की भाषा है। हार का डर, रिजेक्शन का डर, और सबसे बड़ा डर, कमजोर दिखने का डर। हम में से बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर परफेक्ट बन जाऊं तो सब मुझे प्यार करने लगेंगे, या अगर मैंने कोई गलती नहीं की तो कोई मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। इसी सोच में हम परफेक्शन की एक आभासी दुनिया बना लेते हैं, जहां हम हर समय खुद को परफेक्शन नाम के एक बाहरी आवरण से ढके रहते हैं। लेकिन सच तो ये है कि परफेक्शन एक इल्यूजन है। ऐसा कोई इंसान नहीं जो परफेक्ट हो, फिर भी हम खुद से वो उम्मीद रखते हैं। और जब हम उस आभासी एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर पाते तो खुद को ही कोसते हैं, तुम काबिल नहीं हो, तुम कभी संपूर्ण नहीं होगे। लेखक बताते हैं कि कंट्रोल और परफेक्शनिज्म का पीछा करने वाला इंसान वास्तव में शांति की तलाश कर रहा होता है, लेकिन शांति की जगह उल्टा वो बेचैनी खरीद रहा होता है। क्योंकि जो चीज़ को आप नियंत्रित करना चाहते हो, अक्सर वो ज़्यादा ही अनियंत्रित होती जाती है। दूसरे लोग, उनका रवैया, हालात, समय, और जितना ज़्यादा आप उन्हें पकड़ते हो, उतना ही वो फिसलते हैं। जैसे रेत को मुट्ठी में बंद करना, जितना कसकर रेत को पकड़ेंगे उतनी तेजी से रेत फिसलती है। हमें लगता है कि अगर हम सब कुछ सही करेंगे तो जिंदगी आसान होगी, पर होता इसका उल्टा है। हम हंसना भूल जाते हैं, गलती करने से डरने लगते हैं, और हर चीज को लेकर इतना चिंतित हो जाते हैं कि जिंदगी एक बोझ बन जाती है। जो लोग हमें प्यार करते हैं उनसे भी हम परफेक्शन की उम्मीद करने लगते हैं। उसने ऐसा क्यों बोला, उसे तो समझना चाहिए था। अगर वो मुझसे प्यार करता है तो वो ऐसा क्यों करेगा। लेकिन हम भूल जाते हैं, लोग इंसान हैं, स्क्रिप्टेड कैरेक्टर नहीं हैं। और रिश्ते कंट्रोल से नहीं, एक्सेप्टेंस से चलते हैं। अब सोचिए, अगर आप किसी को या किसी चीज को उसकी कमियों के साथ अपना पाएं तो बोझ कितना हल्का हो जाता है। आपने कभी किसी बच्चे को देखा है जो गलती करके भी मुस्कुराता रहता है, क्योंकि उसको पता है कि ये गलती उसकी पहचान नहीं है। लेकिन हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, हम खुद के साथ सख्त होते जाते हैं। हम खुद को पनिश करते हैं हर उस चीज के लिए जो हमारे कंट्रोल में नहीं थी। पर लेखक एक बेहद ही सीधी बात कहते हैं कि एक्सेप्टेंस इज द एंटीडोट टू कंट्रोल। मतलब जब आप चीज़ों को वैसे स्वीकार करना शुरू करते हो जैसी वो है, ना कि जैसी आप चाहते हो, तब असली शांति मिलेगी। आप दूसरों को, हालात को, और सबसे बढ़कर आप खुद को भी माफ करने लगते हो। तब आप महसूस करते हो कि जिंदगी परफेक्ट नहीं होनी चाहिए,
सिर्फ रियल होनी चाहिए। कभी सोचा है कि एक बुरी सोच कैसे पूरे दिन का मूड खराब कर देती है? एक छोटी सी बात, एक छोटा सा कमेंट या किसी का एक नज़रअंदाज करना, और हम अंदर ही अंदर उस बात को 100 गुना बड़ा बना लेते हैं। फिर 100 से दूसरी सोच, दूसरी से तीसरी, और देखते ही देखते हम एक ऐसे तूफान में फंस जाते हैं जहाँ कोई और नहीं है, सिर्फ हम ही, खुद से लड़ते हुए, खुद से हारते हुए। यही है नेगेटिव थॉट्स स्पाइरल, वो मानसिक दलदल जिसमें जितना छूटने की कोशिश करते हैं उतना ही गहराई में फंसते जाते हैं। निक ट्रेंटन इसे नाम देते हैं मेंटल लूप का। ये लूप तब बनते हैं जब हम हर बात को पकड़कर बैठ जाते हैं। हम सोचते हैं क्यों उसने ऐसा कहा, अगर मैं कुछ और बोलता तो क्या होता, क्या लोग मेरे बारे में बड़ा सोच रहे होंगे। ये सवाल कभी खत्म नहीं होते। हर सोच एक नया दरवाज़ा खोलती है, लेकिन उस दरवाजे के पीछे शांति नहीं है, और भी ज़्यादा बेचैनी होती है। असल में होता क्या है, हम सोच को अपनी पहचान बना लेते हैं। अगर मन में डर आया तो हम खुद को डरपोक मान लेते हैं। अगर जलन महसूस हुई तो हम खुद को ईर्ष्यालु समझने लगते हैं। अगर कंपैरिजन हुआ तो हमें लगता है कि हम हार गए। लेकिन लेखक कहते हैं कि ये सोच आप नहीं है, ये बस दिमाग का काम है। बातों को जोड़ना, सवाल करना, खतरे देखना। असली आप तो वो हैं जो इन सोचों को देख रहा है पर उनमें डूब नहीं रहा है। स्पाइरल को तोड़ने का पहला कदम है सोचों को नाम देना। जैसे ही कोई नेगेटिव सोच आए उसे पकड़िए और कहिए ठीक है, ये डर है, ये कंपैरिजन है, ये इनसिक्योरिटी है। बस इतना कहना है कि मैं सोच रहा हूँ, कि आपको सोच और खुद के बीच थोड़ा सा फासला देता है, और यही दूरी आपको कंट्रोल वापस देती है। अवेयरनेस ही लिबरेशन है। जब आप सोच को रोक नहीं सकते तो उसे पहचानना शुरू कीजिए। सोचिए, अगर कोई आपके पास आए और कहे तुम बेकार हो तो आप नाराज हो जाते हो। लेकिन जब वही बात आपके अंदर से आती है तो आप उसे स्वीकार कर लेते हो और सच मान लेते हो, क्योंकि वो आपकी अपनी आवाज़ लगती है। लेकिन असल में वो आपकी कंडीशनिंग है, वो सब जो आपने सुना है और सहा है, अब वो आपका डिफ़ॉल्ट बन चुका है। नेगेटिव थॉट स्पाइरल को काटने के लिए आपको एक्टिव एफर्ट करना पड़ेगा। जैसे आप किसी गड्ढे में गिर गए हों, अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो आप और नीचे गिरते जाएंगे। और वहीं अगर आप एक छोटी पकड़ ढूंढ लें, एक पॉजिटिव थॉट, एक डीप ब्रेथ, तो आप खुद को बाहर खींच सकते हैं। और यही सीख है, हर सोच के साथ बह जाना जरूरी नहीं होता। लेखक एक पावरफुल तकनीक के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जब भी आपको लगे कि विचारों का तूफान आ रहा है, तो कुछ ऐसा कीजिए जो आपके दिमाग को शौक दे। जोर से बोलिए या हाथों को क्लैप कीजिए या उठकर टहलना शुरू कीजिए। इससे दिमाग की करंट ब्रेकिंग होती है और आप उस लूप से बाहर निकल सकते हैं। ये तकनीक पैटर्न इंटरप्ट कहलाती है। एक बार जब आप कंट्रोल वापस लेते हैं तो आप डिसीजन ले सकते हैं कि अब किस दिशा में सोचना है। आपने कभी गौर किया है कि हम अपने दोस्तों को समझाते हैं, ऐसा मत सोचो, तुम अच्छे हो, उसकी बातों पर ध्यान मत दो, पर खुद के साथ ऐसा कंपेशन कभी नहीं रखते। क्यों? आप भी तो इंसान हो, आपको भी हक है खुद को संभालने का, समझने का, माफ करने का। और जब आप इस प्रैक्टिस को रोज करते हो तो धीरे धीरे आपका दिमाग पॉजिटिविटी के साथ स्ट्रांग होने लगता है। आप ऑटोमेटिक नेगेटिव थिंकिंग से बाहर निकलने लगते हो, और तब जो कभी टूटे हुए थे वो जग भरने लगते हैं। जो कभी डर से भागते थे वो अब शांति में बैठ पाते हैं। प्यार करना, जुड़ना, केयर करना इंसान की सबसे खूबसूरत शक्तियों में से एक है। लेकिन जब यही जुड़ाव ज़रूरत बन जाए, जब किसी का मूड आपका मूड तय करने लगे, जब किसी का जवाब देर से आना आपकी रातों की नींद उड़ा दे, तो समझिए वहाँ कनेक्शन नहीं है, वो अटैचमेंट है। और अटैचमेंट जब अनहेल्दी हो जाए तो वो प्यार नहीं रह जाता, वो एक जाल बन जाता है। लेखक ने बहुत ही गहरी बात कही है। इमोशनल डिटैचमेंट का मतलब डिस्कनेक्ट होना नहीं है, बल्कि बैलेंस में रहना है। मतलब ये नहीं कि पत्थर बन जाए, मतलब ये नहीं कि आपको फर्क ही ना पड़े। मतलब सिर्फ इतना है कि आप किसी और की मौजूदगी को अपनी खुशी की शर्त ना माने। जब आप ये सीख जाते हैं तब आप खुद के सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। हम अक्सर ये मान बैठते हैं कि किसी को दिल से चाहने का मतलब है उसके हर फैसले, हर समस्या को अपने ऊपर लेना।
लेकिन यही बात तो बोझिल कर देती है, फिर चाहे वो रिश्ता हो, करियर हो या कोई सपना हो। जब हम उसके आउटकम को अपनी पहचान बना लेते हैं, तो असफलता टूटने का कारण बन जाती है। लेकिन हमें लेखक सिखाते हैं कि हम आउटकम से नहीं, एफर्ट से जुड़ सकते हैं, क्योंकि आउटकम आपके कंट्रोल में नहीं है, पर एफर्ट हमेशा आपके कंट्रोल में रहेगा। इमोशनल डिटैचमेंट कोई भागना नहीं है, ये ऐसा डिसीजन है कि आप खुद को खोए बिना किसी से जुड़ना चाहते हो। क्योंकि जब हम हर चीज़ से इमोशनली इन्वेस्ट होकर जीते हैं, तब हर बात हमें हर्ट करने लगती है। किसी का मैसेज सीन करके रिप्लाई न देना, किसी की टोन थोड़ी अलग हो जाना, किसी का बिजी होना, सब पर्सनल लगने लगता है और हम सोचते हैं कि हमने ऐसा क्या गलत कर दिया। क्या अब उन्हें मेरी ज़रूरत नहीं है? क्या मैं अब उनके लिए काफ़ी नहीं हूँ? यहीं पर डिटैचमेंट काम आता है। ये वो मानसिक स्पेस देता है जिसमें आपको खुद से पूछने का मौका मिलता है, क्या वाकई ये मेरे बारे में है या मैं सिर्फ ओवर थिंक कर रहा हूँ। डिटैचमेंट हमें वो फासला देता है जहाँ हम रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करते हैं, जहाँ हम चीज़ों को फेस करते हैं लेकिन खुद को उसका हिस्सा नहीं बनने देते हैं। लेखक कहते हैं जब आप हर इमोशन में उलझे रहते हो, तब कुछ भी साफ नहीं दिखता। लेकिन जब आप थोड़ा हट कर खड़े होते हो, जब आप पॉज लेते हो, जब आप खुद को सवाल करने देते हो, मुझे वाकई चाहिए क्या, मैं किसी और से ज़्यादा खुद से जुड़ा हुआ हूँ, तब क्लैरिटी आती है और क्लैरिटी के साथ आती है फ्रीडम। इमोशनल डिटैचमेंट का असली मतलब है आप अपने मन की जिम्मेदारी खुद लेना सीख जाते हो। आपको अपने सुकून के लिए किसी और के बिहेवियर पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। फिर चाहे वो इंसान आपको पसंद करे या ना करे, समझे या ना समझे, आप स्टेबल रहते हो। यही स्टेबिलिटी वो मैग्नेट बनती है जो सही लोगों को आपकी ज़िंदगी में खींच लाती है। हर इंसान के अंदर एक कहानी चल रही होती है, दिन रात जागते सोते बोलते चुप रहते। लेकिन दिक्कत यह है कि ज़्यादातर लोग ये कहानी खुद नहीं लिखते, बस इस कहानी को जीते हैं। किसी ने बचपन में कह दिया कि तुम बेवकूफ़ हो, तो वो लाइन पूरी ज़िंदगी की स्क्रिप्ट बन जाती है। किसी रिश्ते में टूट गए तो दिमाग ने मान लिया कि मुझे कोई प्यार नहीं कर सकता। एक बार फेल हो गए तो खुद से कहा कि मैं किसी लायक नहीं हूँ। धीरे धीरे यही वाक्य आपकी पहचान बन जाते हैं। इंसान वही बनता है जो वो अपने बारे में बार बार सोचता है। आप अपने दिमाग में खुद के लिए जो कहते हो वही आपकी सच्चाई बन जाती है, चाहे वो सच हो या नहीं। यही है मेंटल स्टोरी, वो कहानी जो आपने अपने ही बारे में खुद से सुनी है और इतनी बार सुनी है कि वो अब आपकी सच्चाई बन गई है। लेकिन सच ये है कि आप लेखक हो और ये कहानी, ये पहचान, ये स्क्रिप्ट सिर्फ आपकी कलम से बदली जा सकती है। हम सब ने कभी न कभी खुद से ये बातें कही हैं कि मेरे साथ ये ऐसा क्यों होता है, मैं हमेशा अकेला ही रहता हूँ, कोई मुझे समझता ही नहीं, मेरे पास वो टैलेंट नहीं है। और ये सब बातें धीरे धीरे हमारी सोच में जगह बना लेती हैं। फिर चाहे बाहर कुछ भी कितना भी अच्छा क्यों ना हो जाए, मन हमेशा कहता है तू वैसा नहीं है, तू लकी नहीं है, तेरे साथ तो हमेशा बुरा ही होता है। और इसी तरह हम अपने ही बनाए हुए मानसिक पिंजरे में कैद हो जाते हैं। लेखक कहते हैं कि इन कहानियों का ओरिजिन अक्सर डर होता है, नकारे जाने का डर, अकेलेपन का डर, हार का डर। और हम इन कहानियों को इसलिए पकड़ कर रखते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये हमें पहचान देती हैं। आपको ये समझना होगा कि आपकी कहानी आपकी ताकत बन सकती है अगर आप चाहें। लेकिन अगर आप उसे रिपीट मोड में चलाते रहेंगे तो वो आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। छोड़ना कोई एक दिन का फैसला नहीं है, ये कोई ड्रामेटिक मूवमेंट नहीं है जहां आप एक बार जोर से मैंने छोड़ दिया कह दो और सब कुछ हल्का हो जाएगा। आर्ट ऑफ लेटिंग गो एक डेली प्रैक्टिस है, एक ऐसा अभ्यास जो हर सुबह आपके उठने के साथ शुरू होता है और हर रात आपकी आंखें बंद होने तक चलता रहता है। और जब आप ये प्रैक्टिस सीरियसली लेते हो, तब जिंदगी अंदर से धीरे धीरे बदलने लगती है, वो भी बिना किसी शोर शराबे के। सिर्फ 10 मिनट की खुद से बातचीत, 2 मिनट की गहरी सांस और दिन के आखिर में खुद से पूछना, क्या मैं आज थोड़ा हल्का महसूस कर रहा हूँ। जब आप सुबह उठते हो तो आपका दिमाग सबसे ज़्यादा इम्प्रेशनेबल होता है। और अगर आप दिन की शुरुआत ही
ओवर थिंकिंग, फ़ोन स्क्रॉल या कंपैरिजन से करते हो तो पूरा दिन इस एनर्जी में डूबा रहेगा। अगर आप सुबह कुछ मिनट खुद से जुड़ने में लगाते हो, ध्यान में बैठकर कुछ ग्रेटिट्यूड से भरी लाइनें लिखकर, ग्रेटिट्यूड महसूस करके, तो आप अपने दिमाग को साफ और रेडी बनाते हो। जब आप अपने डर, सोच, गुस्से या कन्फ्यूज़न को कागज़ पर उतारते हो, तो वो अब आपके अंदर नहीं रहता। लेखक इसे मेंटल डिक्लेयरिंग कहते हैं और ये बिल्कुल सच है। हमारा मन भी एक कमरा है और जब तक हम उसे रोज़ साफ नहीं करेंगे, उसमें रहने का मन नहीं करेगा। ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता वह चीज़ है जो आपके दिमाग को अभाव से संपूर्णता में ले जाती है। जब आप हर दिन 3 चीज़ लिखते हैं जिनके लिए आप थैंकफुल हो, तब आप अपने दिमाग को सिखाते हो कि बहुत सी अच्छी चीज़ें भी हैं। और जब आपका दिमाग ये मानने लगे कि अच्छी चीज़ भी है, तभी वो बुरी चीज़ों को छोड़ने लगता है। लेकिन सबसे ज़रूरी प्रैक्टिस है प्रेजेंट में जीना। लेखक कहते हैं कि हम या तो पास्ट में जी रहे होते हैं या फ्यूचर में, और इसी वजह से हम अभी के खूबसूरत पल को मिस कर देते हैं। जब आप खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाना खाओ, जब आप टहल रहे हो तो सिर्फ टहलो, किसी से बात कर रहे हो तो केवल उसकी बातें सुनो। ये सिंपल लग सकता है, लेकिन यही है माइंडफुलनेस, और यहीं से शुरू होती है शांति, सुकून। हम अक्सर सोचते हैं कि ज़िंदगी तब बदलेगी जब कुछ बड़ा होगा, कोई नौकरी लगेगी, कोई रिश्ता सुधरेगा, कोई सपना पूरा होगा। लेकिन लेखक कहते हैं कि बड़े बदलाव कभी बाहर से नहीं आते, वो अंदर से शुरू होते हैं। उन छोटी छोटी जीतों से जो आप हर दिन खुद के साथ हासिल करते हो। और हर बार जब आप किसी सोच को पकड़ने की बजाय छोड़ देते हो, तो वो प्रैक्टिस है। हर बार जब आप किसी पर गुस्सा होने की बजाय खुद को शांत रखते हो, तो वो प्रैक्टिस है। हर बार जब आप खुद को सुनते हो, तो वो प्रैक्टिस है। और हाँ, कभी कभी आप थक जाओगे, लगेगा कि मैं फिर से वहीं लौट रहा हूँ, लगेगा कि कुछ बदल ही नहीं रहा है। लेकिन याद रखिए, लेटिंग गो कोई लाइनर जर्नी नहीं है। ये वेव की तरह होती है, ऊपर नीचे, कभी शांत कभी तूफानी। लेकिन प्रैक्टिस करते रहना ही आपकी जीत है। कंसिस्टेंसी परफेक्शन से कहीं ज़्यादा पावरफुल होती है। हम सब उड़ना चाहते हैं आसमान की ओर, ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, अपने सपनों तक पहुंचना चाहते हैं। इस ऑडियो के आखिरी शब्दों के पहुंचते पहुंचते तक शायद आपके दिल में भी कुछ हलचल हुई हो। शायद आपने भी किसी सोच को पहचाना हो जो आपको सालों से रोक रही थी। शायद आप भी अब समझने लगे हो कि छोड़ने का मतलब हारना नहीं, बल्कि खुद के लिए खड़ा होना है। तो यहाँ मैं आपसे सिर्फ एक बात कहूँगी, आज से खुद को हल्का कर लीजिए। जो बातें आपको हर दिन तोड़ती हैं, जो यादें आपको रात भर जगाती हैं, उन सबको आप छोड़ दीजिए। आप ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, वो क्या सोचेंगे, दुनिया क्या सोचेगी। बस उनको छोड़ दीजिए और देखिए आप कितना हल्का महसूस करते हैं।